सोचिए, एक छोटा सा देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, वो दुनिया की टॉप 5 साइबर ताकतों में से एक कैसे बन गया? और इस जबरदस्त पावर की असली कीमत क्या है? चलिए, आज इसी कहानी को समझते हैं कि इजराइल की साइबर सुप्रीमेसी के पीछे का इंजन क्या है और इसके क्या-क्या नतीजे हुए हैं। तो ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है, जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों में मानो हड़कंप मचा दिया था। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही थी, उसकी जासूसी आखिर कर कौन रहा था? साल 2015 की बात है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के 3 अलग-अलग होटलों में दुनिया की बड़ी ताकतें ईरान के साथ एक बेहद सीक्रेट बातचीत कर रही थीं। और ठीक उसी वक्त वहीं पर एक बहुत ही खतरनाक स्पाईवेयर पकड़ा गया। इस मालवेयर का नाम था डुगू 2.0। ये कोई मामूली वायरस नहीं था, बल्कि जासूसी का एक बहुत ही एडवांस्ड हथियार था। मतलब ये फोन लाइंस को टैप कर सकता था, होटल के अंदर लगे माइक्रोफोन को चालू कर सकता था और कंप्यूटर सिस्टम में भी घुस सकता था। अब देखिए, ये साबित करना तो लगभग नामुमकिन है कि डूकू को बनाया किसने, लेकिन सारे शक की सुई सीधे इजराइल की तरफ घूम गई, क्योंकि इजराइल ही वो देश था जिसके पास ऐसा करने का मकसद भी था और साधन भी। और यहीं से ये सवाल उठता है, आखिर इजराइल इतना काबिल बना कैसे? तो इस सवाल का जवाब छिपा है इजराइल की सेना में, और सेना के अंदर एक खास एलीट यूनिट में, जिसका नाम है यूनिट 8200। यहाँ एक बिल्कुल ही अलग तरह का सिस्टम काम करता है। देखिए, हाई स्कूल के बाद ज्यादातर इजरायलियों के लिए मिलिट्री सर्विस जरूरी होती है, तो सेना को मौका मिलता है देश के सबसे तेज, सबसे होशियार बच्चों को चुनने का। और फिर उन्हें एक गेम दिया जाता है, एक ऐसा गेम जिसका मकसद है देश को बचाने के लिए नए नए तरीके खोजना। एक खोजी पत्रकार हैं रोनन बर्गमैन। वो इस माहौल को कुछ ऐसे समझाते हैं कि ये मानो एक लगातार चलने वाला इनोवेशन समर कैंप है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, देश को बचाने वाला कोई सॉल्यूशन ढूंढ निकालना। और हाँ, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। इन युवा सैनिकों को असली जानलेवा मिशन दिए जाते हैं, जैसे ईरान के कोड को तोड़ना, जिहादियों के कंप्यूटर हैक करना या फिर आत्मघाती बम धमाकों को रोकना। जरा सोचिए, 18-19 साल के युवाओं को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। यही वो सिस्टम है जो इजराइल की साइबर ताकत की असली बुनियाद है। अब सेना में जो ये टैलेंट तैयार होता है, वो बाद में जाता कहाँ है? यही टैलेंट सीधे सीधे इजराइल की अरबों खरबों डॉलर की टेक इंडस्ट्री को चलाता है। आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। सिर्फ यूनिट 8200 से निकले हुए लोगों ने 1000 से भी ज्यादा टेक कंपनियां शुरू की हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि एक अकेली मिलिट्री यूनिट के अंदर इनोवेशन की कितनी जबरदस्त ताकत है। और इसका असर सीधा सीधा इकोनॉमी पर दिखता है। अकेले 2015 में इजराइल ने 4 अरब डॉलर के साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। मतलब ये टैलेंट देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इंजन है। यूनिट 8200 के एक पुराने कमांडर हैं नदाव जाफिर। वो कहते हैं, यहाँ काम करना ऐसा है मानो आप एक ही वक्त में किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं और अपनी इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। और इसी वजह से इस यूनिट की सर्विस को करियर का एक बेहतरीन लॉन्च पैड माना जाता है। और इसी वजह से इजरायली समाज में एक नया सपना पैदा हुआ है। एक ज़माना था जब हर कोई सेना में जनरल बनना चाहता था, पर आज का नया इजरायली ड्रीम है मिलिट्री यूनिट से निकलकर एक $multi-million स्टार्टअप खड़ा करना। तो ये तो हुई कहानी कि कैसे सेना और टेक इंडस्ट्री का ये रिश्ता इजराइल की तरक्की का इंजन बना। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इस पूरी चमक दमक के पीछे एक स्याह पक्ष भी है, एक डार्क साइड। चलिए अब इस सिस्टम से जुड़े नैतिक बहसों और निगरानी की इंसानी कीमत पर एक नज़र डालते हैं। और ये आवाज़ कहीं बाहर से नहीं, बल्कि यूनिट 8200 के अंदर से ही उठी है। गिलाद नाम के एक पूर्व सैनिक जिन्होंने यूनिट के काम का विरोध किया था, वो बताते हैं कि फिलिस्तीनी लोग पूरी तरह से निगरानी की चपेट में हैं और कोई भी 18 साल का सैनिक ये तय कर सकता है कि कौन सा फिलिस्तीनी एक जायज़ निशाना है। और ये निगरानी सिर्फ सुरक्षा के नाम पर नहीं होती। आरोप ये है कि लोगों की बेहद निजी जानकारी इकट्ठा की जाती है, ताकि उन्हें सहयोग करने पर मजबूर किया जा सके, जैसे कि किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर घर परिवार के मसले। इन कमजोरियों का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने या मुखबिर बनाने के लिए किया जा सकता है।
तो यहाँ यूनिट 80 to 100 के दो चेहरे साफ साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ ये देश के लिए एक रक्षा कवच की तरह है, तो वहीं दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि ये फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जे को बनाए रखने का एक जरिया बन चुकी है। फिलिस्तीन के पूर्व टेलीकॉम मंत्री सब्बा नासिर अल-दीन के शब्द इस एहसास को बहुत अच्छे से बयां करते हैं। इजराइलियों ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने आसमान और हमारे चारों तरफ की हवा पर भी कब्जा कर लिया है। चलिए अब वापस कहानी के ग्लोबल एंगल पर लौटते हैं और देखते हैं कि इजराइल की इन क्षमताओं का दुनिया पर क्या असर होता है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते बहुत गहरे हैं, खासकर वित्तीय और सैन्य तौर पर। 1948 से लेकर आज तक अमेरिका ने इजराइल को 120 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी है, जिसमें ज्यादातर मिलिट्री सहायता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका ने जिन ताकतों को बनाने में इजराइल की मदद की, उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल इजराइल ने अमेरिकी डिप्लोमेट्स की जासूसी करने के लिए किया। जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इजराइल की इस हरकत का पता चला, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था जिसे इस एक लाइन में समझा जा सकता है: ये हद से ज्यादा था। ये एक सहयोगी देश की तरफ से भरोसे को तोड़ने जैसा था। तो कुल मिला के बात ये है, सेना, इकोनॉमी और राजनीति का ये जो पूरा सिस्टम है, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत पैदा करता है जिसका एजेंडा बहुत बड़ा हो सकता है। इसमें दोस्त और सहयोगी देशों से लेकर आम नागरिकों तक हर किसी पर जासूसी करना शामिल हो सकता है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है: इनोवेशन, सुरक्षा और आर्थिक तरक्की के पीछे इस बेहिसाब ताकत की असली कीमत क्या है?